नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कल हमने मंजली दीदी का भाग 4 सुना था। भाग 4 का अंत कुछ इस तरीके से हुआ था कि कैसे किशन दंड पाकर और झिड़कियां खाकर वह एक अंधेरे कमरे में ज़मीन पर पड़ा बहुत दिनों के बाद अपनी माँ को याद करके और मंजली बहन का नाम लेकर फूट फूट कर रोता रहा। आज मैं आप सबके समक्ष इसका भाग 5 प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही किशन चुपचाप हिमांगनी के घर पहुंचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। हिमांगनी ने अपने पैर थोड़े से ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से कहा, किशन, दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा। देर मत कर भैया, इसी समय चला जा, वरना गालियां देने लगेंगे। किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया। अच्छा, जाता हूँ, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप हो गया। हिमांगनी ने जैसे उसकी मन की बात समझ ली, पूछा, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भैया? किशन ने ज़मीन की ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर से कहा, मंजली दीदी, कल से कुछ भी नहीं खाया। कल से कुछ भी नहीं खाया? क्या कहता है किशन? कुछ देर तक तो हिमांगनी चुप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और धीरे धीरे झरझर करके बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठाकर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा, कल रात को ही यहाँ क्यों नहीं चला आया? किशन चुप बैठा रहा। हिमांगनी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, तुझे मेरे सर की सौगंध, आज से मुझे अपनी मरी हुई माँ की जगह ही समझना। कुछ समय के बाद ही ये सब बातें कादम्बिनी के कानों तक पहुँच गई। उसने अपने घर से ही मंजली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुमने उसके गले पड़कर इतनी बातें कहीं? बातों का ढंग देखकर हिमांगनी के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपाकर बोली, अगर मैंने गले पड़कर कुछ कहा भी है तो इसमें दोष क्या हो गया? कादम्बिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर उससे इस तरीके की बातें कहूँ तो तुम ही बताओ, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम्हें उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उस पर नियंत्रण कैसे रख सकूँगी? अब हिमांगनी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा, बहन, 15-16 साल तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। पहले अपने लड़के को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरे के लड़के पर करना, तब गले पड़ के कुछ कहने नहीं आऊँगी। कादम्बिनी ने भड़क कर कहा, मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना? देवता के साथ बंदर की बराबरी? मंजली बहू, मैं सोचती हूँ इसके बाद तुम ना जाने और भी क्या क्या कहती फिरोगी। मंजली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि कौन देवता है और कौन बंदर है, लेकिन जीजी, अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर कहूँगी तो केवल यही कि तुम जैसी निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में और दूसरी नहीं है। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना हिमांगनी ने अपनी खिड़की ही बंद कर ली। उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौट आने का समय हुआ, कादम्बिनी ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज़ में गरजना बरसना शुरू कर दिया। जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर मौसी को दर्द है। अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझती, समझते हैं पराए। कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, यह मैं कहे देती हूँ। यह कहकर कादम्बिनी अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी में इस ढंग के गाली गलौज और कोसा काटी अनेक बार और अनेक तरीके से हो ही चुकी थी, लेकिन आज वह अस्वस्थ थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बोली, जीजी, इतना ही कहकर चुप क्यों हो गई? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार न सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो। जेठ जी भी घर आते होंगे, वह भी सुन लेंगे। अगर इतने में ही तुम थककर चुप हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? कादम्बिनी तत्काल झपटकर आंगन में आ गई और सर ऊपर उठाकर चिल्ला उठी, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? हिमांगनी ने बड़े संयत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। लेकिन क्या तुम यह समझती हो कि दुनिया में केवल एक ही तुम सयानी और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ़?
ठोकर मारकर किसका सर तोड़ रही हो, ये क्या कोई नहीं समझता? अब कादम्बिनी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और खूब मुंह बिचका बिचका कर हाथ पैर नचा नचा कर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को तो बुरा लगेगा। और फिर क्या तुम यही सारी बातें समझती हो, मैं नहीं समझती? जब किशन यहाँ आया था तब मैंने उसे कौन सा दो चांटा मार काम करने को कहा था? जो कहती थी चुपचाप वही करता था, लेकिन आज दोपहर को किसी ताकत पर जवाब दे गया है वो। ज़रा पूछ कर देखो इस प्रसन्न की माँ से। और फिर दासी की ओर उंगली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की माँ ने कहा, हाँ मंजली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को जब इसे भात दिया गया तो ये भात खाए बिना ही उठकर खड़ा हो गया। तब मालकिन ने कहा, जब इस भात को खाए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा तब ये अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मंजली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बिनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया। बताओ किसके बल पर वह इतना अकड़ रहा है? आज मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो। भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो। हिमांगनी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक केंचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है, यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि कितने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हिमांगनी का सर भारी हो गया और बुखार मालूम होने लगा, इसलिए वह असमय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भड़क कर कहने लगे, आज भाभी के बड़े भाई के साथ फिर से तुम्हारा झगड़ा हो गया ना? किसी के मना करने पर भी तुम सुनोगी नहीं, और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांधकर खड़ी हो जाओगी। मुझसे यह आए दिन का बखेड़ा सहा नहीं जाता है। आज भाभी ने नाहक मुझे 10 बातें सुना दी। हिमांगनी ने थकी थकी आवाज़ में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात ही कब कहती हैं, जो आज ही नाहक 10 बातें सुना दी? नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छे से जानता हूँ। उस बार घर के ग्वाले के बारे में भी ऐसा ही किया था। मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा भाग तुम्हारे कारण ही मुट्ठी से निकल गया। उल्टे पुलिस को चुप करने के लिए गांठ से 100 रुपये देने पड़े। क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? हिमांगनी उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो शायद मरने पर बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरी गोद में भी लड़के बच्चे भी हैं और ऊपर भगवान हैं। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे बकझक मत करो, जाओ। यह कहकर वह चादर खींचकर करवट बदलकर लेट गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस ही नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागे किशन से बहुत ही चिढ़ गए। तो आज की कहानी का भाग 5 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम इसके अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।